समझ लीजिएगा कि गुडविल का मीनिंग क्या होता है। गुडविल का मतलब होता है रेपुटेशन, है ना। गुड नेम, इमेज, पॉपुलैरिटी। क्लियर? आर यू गेटिंग दिस? गुडविल का मतलब होता है कि एक बिजनेस का अच्छा नाम, उसकी एक रेपुटेशन, उसकी एक पॉपुलैरिटी, उसका एक अच्छा डीलिंग। सो गुडविल इज द प्रॉफिट अर्न ड्यू टू रिलेशंस एंड रेपुटेशंस। क्लियर? अब आप एज अ स्टूडेंट हैं तो आपका भी तो एक गुडविल रहता है। क्लियर? गुडविल मीन्स लोग आपको किस नजरिए से देखते हैं, किस सोच के तहत देखते हैं, वो आपके बारे में क्या कहते हैं, कैसा मानते हैं। क्या आप अच्छी आइज में हो या आप फिर बुरी आइज में हो। आप अच्छा करोगे तो आप इन गुड नेम होंगे, बुरा करोगे तो आप इन बैड नेम होंगे। तो जैसे एक इंडिविजुअल की गुडविल होती है, एक रेपुटेशन होती है, एक पॉपुलैरिटी होती है, क्लियर, एक नेम होता है, एक फेम होता है, वैसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन का भी एक नेम, फेम, एक रेपुटेशन, एक गुड नेम होती है। इसी गुड नेम को हम गुडविल कहते हैं। और एक गुडविल का मीनिंग क्या होता है? इट इज अ फोर्स दैट ब्रिंग इन कस्टमर। जो आपको यहाँ पे मीनिंग दिया गया, गुडविल इज द प्रॉफिट अर्न ड्यू टू द रिलेशंस एंड रेपुटेशन, मीन्स इट इज अ फोर्स दैट ब्रिंग इन कस्टमर। सौरभ अच्छे से बता पाएंगे इसमें, रक्षा अच्छे से बता पाएंगे, ध्रुव अच्छे से बता पाएंगे। आप सब के पेरेंट्स बिजनेस में हैं, अगर उनकी गुडविल अच्छी है, रेपुटेशन अच्छी है, तो उसका क्या फायदा होता है? आपको एक अच्छा कस्टमर मिलता है, आपको बहुत से कस्टमर मिलते हैं, और कस्टमर्स का मिलना ही मीन्स आपके सेल्स का बढ़ना, और सेल्स का बढ़ना मीन्स आपके प्रॉफिटेबिलिटी में एडिशन का होना। तो दिस इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुडविल। नाउ मूविंग ऑन, कि गुडविल की नेचर कैसी होती है। एक चीज तो आपको समझ आती ही है, गुडविल इज अ इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट। आपको बिल्कुल पता है कि गुडविल को आप देख नहीं सकते हो। जो आपकी रेपुटेशन है या आपके बिजनेस की रेपुटेशन है, आप उसको केवल फील कर सकते हो। उसका जो आउटकम है उसको आप देख सकते हो। क्लियर? उसको आप एनालाइज कर सकते हो, बट इसको आप टच नहीं कर सकते हो। इसकी कोई फिजिकल शेप या फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, इनविजिबल फोर्स है। तो नेचर ऑफ गुडविल इज इनटेंजिबल। अब नेक्स्ट जो सेकंड पॉइंट है कि हम गुडविल को कब कब वैल्यू करते हैं, जो मैंने क्लास की शुरुआत में ही आपको बता दिया कि पार्टनरशिप फर्म बिजनेस में गुडविल को 4 केसेस पे, 4 इंसिडेंट पे कैलकुलेट किया जाता है, वैल्यू किया जाता है या ट्रीट किया जाता है। या तो पार्टनर का एडमिशन हो, या पार्टनर की रिटायरमेंट हो, या पार्टनर की डेथ हो, या फिर वो कोई किसी तरीके का एग्रीमेंट चेंज कर रहे हैं, अपने प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो में कोई बदलाव कर रहे हैं। ऐसे सारे केसेस में क्या होता है कि जो भी पार्टनर्स हैं उसमें से एक पार्टनर फायदे में रहता है, एक पार्टनर नुकसान में रहता है, या सभी पार्टनर्स को फायदा होता है या सभी पार्टनर्स को कुछ नुकसान होता है। एडमिशन होगी तो पार्टनर्स को थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। जहां एक एप्पल था जिसको पहले 2 लोग बांट के खाते थे, अब एक पार्टनर और आ गया, आपने एक और पार्टनर को ऐड कर दिया, तो सेब के अब 3 हिस्से होंगे, तो आपका शेयर कम होगा। तो एडमिशन में 99% पुराने पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं। रिटायरमेंट में 3 पार्टनर्स थे, जो सेब 3 लोग खाते थे,
अब एक पार्टनर चला गया या उसकी रिटायरमेंट हो गई या उसकी डेथ हो गई, अब उस सेब को खाने के लिए केवल 2 ही व्यक्ति बचे, तो उनका हिस्सा बढ़ेगा। तो रिटायरमेंट या डेथ में पार्टनर्स का हिस्सा बढ़ता है, उनको गेन होता है। और वैसे ही जब भी एक पार्टनरशिप में किसी तरीके का चेंज इन प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो होता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो के कारण किसी का शेयर बढ़ता है, किसी का शेयर घटता है। तो जिसका बढ़ेगा उसको फायदा होगा, जिसका घटेगा उसको नुकसान होगा। तो ये एक ऐसे केसेस हैं जिन केसेस के समय हमें गुडविल को कैलकुलेट करना पड़ता है, क्योंकि जो पार्टनर इन पर्टिकुलर केसेस में सेक्रीफाइस करते हैं, लॉस सफर करते हैं, उनको जो पार्टनर गेन ले रहे होते हैं वो कंपनसेट करते हैं। और उस कंपनसेशन का जो आधार बनता है वो बनता है गुडविल। उस बिजनेस की गुडविल को कैलकुलेट किया जाता है, और जितनी गुडविल कैलकुलेट होती है उसी के प्रपोर्शन का, उसी का कुछ प्रपोर्शन सेक्रीफाइसिंग या वो पार्टनर जो लॉस ले रहा है, गेनिंग पार्टनर उस पार्टनर को कंपनसेट करता है। जो पार्टनर गेन कर रहे होते हैं वो पार्टनर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को उस गुडविल के प्रोपोर्शन का, गुडविल के कुछ प्रोपोर्शन का हिस्सा सेक्रीफाइसिंग या लूजिंग पार्टनर को देते हैं। तो इसी कारण से हमारी गुडविल का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। हम गुडविल को कैलकुलेट करते हैं। गुडविल कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें दिखे, इसको बस वैल्यू करने के कुछ मैकेनिज्म डेवलप किए गए हैं। वही मैकेनिज्म आगे हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। पहले तो ये समझ लीजिए कि गुडविल क्यों इंपॉर्टेंट है। इस लाइन को आप भी पढ़ लीजिएगा, मैं भी पढ़ के सुना देता हूं। इफ कैपिटल इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। क्लियर? अगर आपका कैपिटल का नुकसान होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, उस नुकसान की भरपाई हो सकती है। इफ कस्टमर इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट। अगर कस्टमर भी 2-4 छोड़ जाते हैं तो भी शायद आपको, आप दोबारा से पटरी पे आ सकते हैं। लेकिन if the goodwill is lost, everything is lost. So this is what is the significance of a goodwill, the reputation of the business, that should not be lost. Clear? So now next है कि ये गुडविल कितने तरीके की होती है। 2 तरीके की होती है। पहली है इनहेरेंट गुडविल और दूसरी है परचेस्ड गुडविल। अगर आपको एग्जाम में कभी क्वेश्चन आता है तो इन दोनों के मीनिंग को एक्सप्लेन करने आता है कि आप ये बताइए कि इनहेरेंट गुडविल क्या होती है और परचेस्ड गुडविल क्या होती है। तो इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। इनहेरेंट गुडविल वो गुडविल होती है जो परचेस्ड गुडविल नहीं होती है। क्लियर? एक ही चीज आपने बोलनी है यहाँ पे। इनहेरेंट गुडविल इज दैट गुडविल विच इज नॉट परचेस्ड गुडविल। इसका मतलब हमें सबसे पहले समझना है कि परचेज गुडविल क्या होती है। क्लियर? सबसे पहले हमें क्या समझना है, परचेज गुडविल क्या होती है। परचेज गुडविल तब आती है जब हम एक बिजनेस को खरीदते हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा। आप यहाँ पे लिखेंगे परचेज गुडविल अराइजेस व्हेन वी परचेज वन रनिंग बिजनेस। मान लीजिए आपने एक पार्टनरशिप फर्म या आपने एक दुकान खरीदी। उस दुकान को खरीदने के लिए अगर आप उसके एसेट्स और लायबिलिटीज को वैल्यू करते हो, तो मान लीजिए एसेट्स 1 लाख बने, लायबिलिटीज 2 लाख बनी। जब आप कोई भी बिजनेस खरीदते हो तब आप उसके पूरे एसेट्स को भी लेते हो और उस बिजनेस के लायबिलिटीज को भी लेते हो।
तो 8 लाख के आपने एसेट्स लिए, 2 लाख के उस बिजनेस की लायबिलिटीज ली, इसका मतलब आपके हाथों में क्या आया? केवल 6 लाख के एसेट्स। 8 लाख के एसेट्स में से 2 लाख की लायबिलिटीज को घटा दीजिए, आपको क्या मिला? केवल 6 लाख। इसका मतलब आपको अभी पेमेंट कितनी देनी चाहिए उस बिजनेस को खरीदने के लिए? 6 लाख की। लेकिन वो बिजनेसमैन जो अपना बिजनेस बेच रहा है आपसे 10 लाख डिमांड करता है। इसका मतलब 6 लाख से ऊपर जितना भी वो डिमांड कर रहा है, वो किस चीज का डिमांड कर रहा है? गुडविल का। कि इतने समय से जो उसने यहाँ पे बिजनेस सेटअप किया है, यहाँ पे जो उसकी एक गुडविल है, उस लोकेशन के कारण, उसकी डीलिंग के कारण, उस बिजनेस को जब आप टेक ओवर करोगे, उस बिजनेस को जब आप आगे कैरी फॉरवर्ड करोगे, तो उसका फायदा आपको आने वाला है। इसीलिए वो 4 लाख आपसे एक्स्ट्रा लेगा। इसी 4 लाख को हम वैल्यू ऑफ गुडविल कहेंगे, और इसी गुडविल को हम परचेस्ड गुडविल कहते हैं। कहने का मतलब, जब भी आपको एक बिजनेस को खरीदने के समय, जब भी आपको एक बिजनेस के खरीदने के समय नेट एसेट्स से जितना भी ऊपर पैसा देना पड़े, नेट एसेट्स का मतलब होता है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, आपको जितना भी पैसा एसेट्स के, नेट एसेट्स से ऊपर देना पड़ता है, उसी को हम परचेज गुडविल कहते हैं। क्लियर? तो ये परचेज गुडविल होती है। अब अगर आपने कोई बिजनेस नहीं खरीदा, फिर भी आप गुडविल को कैलकुलेट कर रहे हो, उस गुडविल को इनहेरेंट गुडविल कहते हैं। आज जो हमारी क्लास है, प्रैक्टिकल है, वो हमारी इसी टॉपिक पे आधारित है कि हम इनहेरेंट गुडविल को कैसे कैलकुलेट करते हैं, और इस इनहेरेंट गुडविल को कब कब कैलकुलेट किया जाता है। मैंने इस क्लास के स्टार्ट करने से ही पहले आपको बताया कि गुडविल की कैलकुलेशन एडमिशन के समय होती है, रिटायरमेंट के समय होती है, डेथ के समय होती है, या चेंज इन पार्टनरशिप एग्रीमेंट के समय होती है। इन तीनों समय में जब जब गुडविल की कैलकुलेशन होती है, और उस कैलकुलेशन के तहत जो भी गुडविल वर्कआउट होती है, उसी गुडविल को इनहेरेंट गुडविल कहते हैं। मींस हमने कोई बिजनेस नहीं खरीदा, क्लियर? हमने बिना बिजनेस खरीदे हमारे पार्टनरशिप फर्म में कुछ चेंजेस हुए, या तो एडमिशन हुई पार्टनर की, या रिटायरमेंट हुई, डेथ हुई, या हमने पार्टनरशिप एग्रीमेंट को चेंज किया, और उस चेंज एग्रीमेंट या एडमिशन या रिटायरमेंट के समय हमने गुडविल को क्या किया? कैलकुलेट किया। कुछ मेथड से, जो मेथड आज हम डिस्कस करने वाले हैं, उन मेथड से जब आपने गुडविल को कैलकुलेट किया, तो उन मेथड से जो गुडविल कैलकुलेट होके आई, उसी गुडविल को हम इनहेरेंट गुडविल कहते हैं। क्लियर? एक पॉइंट अपनी नोटबुक में यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा, अगर आप सुन रहे हैं तो। हाँ, एक पॉइंट आप अपनी नोटबुक में ऐड कर लीजिएगा कि इनहेरेंट गुडविल is not recorded in books of account. क्लियर? ये एक नंबर के लिए आपसे पूछा जाता है। Purchased goodwill is recorded in the books of account. Purchased goodwill is recorded in the books of account as per accounting standard 26. As per accounting standard 26 and accounting standard 10. यहाँ पे इनहेरेंट गुडविल का मीनिंग दिया हुआ है, क्लियर? परचेज गुडविल का मीनिंग दिया हुआ है। इसके अलावा ये कुछ फैक्टर्स हैं जो बहुत ब्रीफली मैं आपसे डिस्कस कर लूँगा, क्योंकि कई बार केवल 2 फैक्टर्स पूछे जाते हैं गुडविल को अफेक्ट करने वाले। पहला है एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, या फिर
डीलिंग ऑफ बिजनेस। क्लियर, एक ही चीज है, अच्छा करेंगे तो कस्टमर बढ़ेंगे और वही गुडविल है। आपकी लोकेशन, कुछ प्रोमिनेंट प्लेसेस होते हैं जहां कस्टमर ज्यादा आता है, तो वो भी एक फैक्टर है जो आपकी गुडविल को डिपेंड करता है। आप रिमोट एरिया में दुकान या बिजनेस खोलेंगे, वहाँ की गुडविल, वहाँ पे जो रेपुटेशन और वहाँ का कस्टमर बेस, और एक बहुत ही प्राइम लोकेशन पे आपके बिजनेस का होना, दोनों वेरी करता है और दोनों आपकी गुडविल को अफेक्ट करता है। आपके फेवरेबल कॉन्टेक्ट्स, क्लियर, आपका जो बिजनेस है उसके साथ कौन कौन से लोग जुड़े हैं, किस तरीके से हैं। अच्छों की संगति और अच्छा आपके बिजनेस में लाती है, व्यक्तिगत जीवन में लाती है, और बुरी संगति के बारे में बोलने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा एडवांटेज ऑफ पेटेंट्स, अगर कुछ आपके बिजनेस में हटके है, स्पेशल है, डिफरेंट है, क्लियर, जो केवल आपके में ही है, तो दैट इज अगेन एडिंग टू योर गुडविल। इसके अलावा आपकी असेसिबिलिटी टुवर्ड्स योर सप्लाई, अगर इजी है, अच्छी डीलिंग है, तो आपकी गुडविल अच्छी होगी। द क्वालिटी दैट यू ऑफर टू द कस्टमर, द मार्केट सिचुएशन, फेवरेबल, अनफेवरेबल, your nature of business, clear, manufacturing, trading, or its size, large, small, or middle, and other factors like services that you offers after the sale, your customer relationship, and your labor relationship। ये सारी चीज़ें जितनी अच्छी होती हैं उतना ही अच्छा आपका बिजनेस का गुडविल होता है, क्लियर, और उतना ही आपको प्रॉफिट मिलता है। और इसी कारण से हो सकता है आपके बिजनेस में लोग जुड़े, अगर ये पार्टनरशिप है तो लोग, बहुत से पार्टनर एडमिशन के लिए आए, और गुडविल अगर अच्छी नहीं होगी तो बहुत से पार्टनर इसको छोड़ के जा सकते हैं, क्लियर। तो गुडविल की कैलकुलेशन या गुडविल का वैल्यूएशन इन सारे फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है। इन्हीं फैक्टर्स के कारण आपकी, चाहे वो इनहेरेंट गुडविल है जो भी आपको कैलकुलेट करना सिखाऊंगा मैं, या फिर आपकी परचेज गुडविल है, उस पे असर पड़ता है। मीन्स कभी ना कभी हो सकता है आपको बिजनेस बेचना पड़े विपरीत परिस्थितियों के कारण, फिर भी आप कुछ ना कुछ अतिरिक्त लेके आएंगे, ओवर एंड अबव योर नेट एसेट्स, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, क्लियर। तो वो जो ओवर एंड अबव उस समय बिजनेस को बेचते समय आपको मिलेगा, उसको हम परचेज गुडविल कहते हैं। लेकिन अगर आपका पार्टनरशिप फर्म चल रहा है तो आपके बिजनेस में, और आपने किसी का बिजनेस नहीं खरीदा, तो आपके में परचेज गुडविल नहीं आएगी। आपके में केवल संभावनाएं इनहेरेंट गुडविल की हैं, और वो भी तब बनेंगी जब एक पार्टनर या तो एडमिट होगा, एक पार्टनर या तो रिटायर होगा, या एक पार्टनर की डेथ होगी, या आप किसी तरीके का पार्टनरशिप एग्रीमेंट में चेंज करेंगे। अगर आप ऐसा कुछ नहीं करते हैं, ना ही नया बिजनेस खरीदते हैं, तो ना तो इनहेरेंट गुडविल की जरूरत पड़ेगी और ना ही परचेज गुडविल की जरूरत पड़ेगी। इनहेरेंट गुडविल रनिंग बिजनेस के समय हम कैलकुलेट करते हैं, इसीलिए इसके लिए हम कुछ बेसिस लेते हैं कैलकुलेशन के, एक आधार लेते हैं, और वही आधार हमारे फार्मूले हैं जिनके थ्रू हम गुडविल को वर्कआउट करते हैं इन सारे केसेस में। और वो कौन से फार्मूले हैं, आई टेल्स यू नाउ। ये AS 26 के बारे में कहा गया जो मैंने कहा। नाउ दिस कम्स द फार्मूलाज। अभी देखिएगा, ये फार्मूलेस हैं कुछ। जब हम इनहेरेंट गुडविल को कैलकुलेट करते हैं तो 3 मेथड्स हैं हमारे पास। इसमें सबसे पहला है एवरेज प्रॉफिट, है ना। एवरेज प्रॉफिट में आप सीधा फॉर्मूला देखेंगे तो क्या पाएंगे, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज ऑफ गुडविल।
अब मैंने क्या बताया बेटा, परचेज गुडविल में तो आप बिजनेस खरीदेंगे, तो जिससे बिजनेस खरीदेंगे वो नेट एसेट से जितना ऊपर पैसा मांगेगा वो गुडविल होगी हमारी परचेज गुडविल। लेकिन वो तो तब होगा जब हम एक रनिंग बिजनेस खरीद रहे हैं, किसी का बिजनेस खरीद रहे हैं। लेकिन अगर एक पार्टनरशिप फर्म में बिजनेस नहीं खरीदा जा रहा है, इसको इसके अलावा पार्टनर का एडमिशन हो रहा है, पार्टनर का रिटायरमेंट हो रहा है, या पार्टनर का डेथ हो रहा है, फिलहाल हम ये तीन ही केसेस लेते हैं, क्लियर, या फिर एग्रीमेंट में चेंज हो रहा है। इन तीनों परिस्थितियों में अगर हम एडमिशन की बात करें तो आप नए पार्टनर को आप अपने बिजनेस में एंटर करोगे तो उसको सीधा आप प्रॉफिट का हिस्सेदार बनाओगे, तो उससे आप दो चीज़ों की मांग करते हो कि अगर आप हमारा बिजनेस ज्वाइन करना चाहते हैं हमें आपसे दो चीज़ें चाहिए। एक तो आप कैपिटल लेके आइए टू बिकम अ पार्टनर, दूसरा आप गुडविल के तौर पे कुछ लेके आइए। हमने 10 सालों से बिजनेस की एक गुडविल बनाई है, इसीलिए हम चाहेंगे कि हमें आप गुडविल के तौर पे कुछ अमाउंट दो। जो हमने गुडविल बना के दी है, जो आपको अब उसका फायदा मिलेगा पार्टनर बनने के कारण, हमें अब उसका आपसे कोई हिस्सा चाहिए। तो इसीलिए जब एक पार्टनर आता है तो उससे गुडविल का कुछ शेयर मांगा जाता है। अब उससे हम गुडविल का कितना शेयर मांगे, हम गुडविल कितनी अपनी बिजनेस की माने, हम क्या माने, किस तरीके से समझें कि हमारी बिजनेस की कितनी गुडविल है, कोई अंदाजा नहीं है, कोई तरीका नहीं है। इसीलिए कुछ ये फॉर्मूलेस वर्कआउट किए गए हैं कि हम एवरेज प्रॉफिट को आधार मान लेते हैं। हम नए पार्टनर को बोल देंगे भैया कि हम पिछले 3 सालों के औसत लाभ को आधार मान के जो गुडविल की वैल्यू आएगी उसी वैल्यू के अनुसार हम आपसे गुडविल का हिस्सा मांगेंगे। कैपिटल भी आप लाओगे और साथ में हमें गुडविल का भी हिस्सा दोगे जो हमने आज दिन तक 10 साल से बिजनेस चला रहे हैं, हमने बनाई हुई है। तो एक पुराने पार्टनर नए पार्टनर से गुडविल का हिस्सा मांगते हैं उसके एडमिशन के समय, और उसको कैलकुलेट करने के लिए पहला आधार वो लेते हैं एवरेज प्रॉफिट, और उसको वो क्या करते हैं कि 3 साल का एवरेज प्रॉफिट, लेकिन उसका हम 2 गुना लेंगे, वो गुडविल मानी जाएगी। 2 गुना जो बोला, एवरेज पिछले 3 सालों के एवरेज प्रॉफिट का 2 गुना, तो 2 गुना विल बी टर्म टू बी अ नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस। ये आपके क्वेश्चन में हमेशा दिया रहा करेगा। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस ऑफ गुडविल आपके क्वेश्चन में हमेशा दिया रहा करेगा। क्वेश्चन में आपको बताया रहा करेगा कि पार्टनर्स कितने सालों को आधार मान रहे हैं। अगर वो एवरेज प्रॉफिट से गुडविल कैलकुलेट कर रहे हैं तो एवरेज प्रॉफिट कितने सालों का ले रहे हैं, 3 सालों का एवरेज प्रॉफिट, उसका 2 गुना मांग रहे हैं वो, तो 2 गुना होगा आपका नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस मल्टीप्लाइड बाय 2। अगर 3 गुना मांग रहे होंगे तो नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस ऑफ गुडविल आ जाएगा 3। 4 गुना मांग रहे होंगे एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स का, तो नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस ऑफ गुडविल 4 आ जाएंगे। तो कितना गुना मांगते हैं वो औसत लाभ का, ये आपके क्वेश्चन में दिया हुआ करेगा विद द सेम नेम, दैट इज नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज ऑफ गुडविल। तो आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है, और आप एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाल पाएंगे, एवरेज प्रॉफिट विल बी इक्वल टू, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू सम ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ डिफरेंट ईयर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ प्रॉफिट। क्लियर? इस तरीके से आप एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट विल बी इक्वल टू सम ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ डिफरेंट ईयर्स
मान लीजिए 3 सालों का एवरेज प्रॉफिट ले रहे हैं, तो 3 सालों के प्रॉफिट को टोटल करना है, डिवाइड करना है आपने नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ प्रॉफिट से। क्लियर? डिवाइड बाय 3। तो सबसे पहले आप ये फॉर्मूला 1 लिखें, इसके बाद मैं इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन कराऊंगा। आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है goodwill is to be calculated at 2 years purchase of average profit of last 3 years। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है? 2 years purchase। तो जो हमने गुडविल का फॉर्मूला लिया है, क्लियर, ये जो हमने गुडविल का फॉर्मूला लिया यहाँ पे ये जो नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या आएगा? 2। ये आपके क्वेश्चन में दिया होगा, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस, वो 2 आएगा, वो हर क्वेश्चन में दिया होगा। अब हमें कैलकुलेट करना है केवल एवरेज प्रॉफिट, और एवरेज प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला रहता है? सम ऑफ प्रॉफिट ऑफ डिफरेंट ईयर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ प्रॉफिट। क्लियर? सो सी द क्वेश्चन नाउ। Under this method, the goodwill is to be valued at goodwill is valued at goodwill is to be calculated at 2 years purchase of average profit of last 3 years। मीन्स हमने एवरेज प्रॉफिट कितने का लेना है? 3 सालों का। अब 3 साल का प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में दिया होगा, क्या दिया है? The profit of first year is 6,000। पहले साल का 6,000 आ गया, तो 6,000 लिख लो। सेकेंड ईयर का प्रॉफिट इज ट्वाइस ऑफ द फर्स्ट ईयर। दूसरे साल का प्रॉफिट पहले साल से 2 गुना है, मीन्स 12,000, मीन्स 6,000 प्लस 12,000। और थर्ड ईयर का 1.5 टाइम्स ऑफ सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर का 12,000 हुआ, तो थर्ड ईयर का कहा गया है 1.5 टाइम्स, मीन्स 12,000 का 1.5 मीन्स 18,000। तो हमें 3 सालों का प्रॉफिट मिल गया 6,000, 12,000 और 18,000। या अब देखिए हम एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे। First year profit is 6,000, second year profit is 12,000, third year's profit is 18,000। 18 plus 12, हाँ 36 आएगा, ये गलत हो गया है, हाँ मेरे से एडिट भी नहीं हो पाया ये, ठीक है। इट विल कम 36, और 36 को यू हैव टू डिवाइड बाय 3, इट विल कम 12,000, एंड 12,000 you have to multiply with 2, it will come 24,000, and here also it will come how much? 12,000, and this amount I am not able to modify now. Okay, now it's working, it's come 36। okay, and here it's not working ना बेटा, ये यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो जा रही है। यहाँ पे 36,000 आ जाएगा, 36 को आप डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय 3, तो you will get 12,000। तो एवरेज प्रॉफिट इज 12, and how many years of purchase you have to take? It is given in your question 2, so it will come 24,000। so value of goodwill, inherent goodwill in this particular case will come 24,000।